कैश फ्लो स्टेटमेंट के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो, जो एक्टिविटीज़ हैं कैश फ्लो की, उनका अध्ययन करेंगे। लेखांकन मानक 3 संशोधित के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें पहली श्रेणी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और तीसरी है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से उत्पन्न रोकड़ प्रवाह इस बात के मुख्य दिशा निर्देशक हैं कि उपक्रम ने किस सीमा तक व्यवसाय की संचालन क्षमता को बनाए रखने के लिए, लाभांश चुकाने के लिए, ऋणों के पुनर्भुगतान करने के लिए, बिना बाहरी साधनों से वित्त प्राप्त किए नए विनियोग के लिए पर्याप्त मात्रा में रोकड़ प्रवाह उत्पन्न किए हैं। यानी कि व्यवसाय का जो उपक्रम है उसकी संचालन क्षमता है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको लाभांश चुकाने के लिए, ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए, बिना बाहरी साधनों से वित्त प्राप्त के नए विनियोग के लिए कितनी रोकड़ की व्यवस्था की गई है, इस बात का परिचालन क्रियाएं के द्वारा ये बताता है। भावी परिचालन रोकड़ प्रवाह के पूर्वानुमान हेतु विगत अवधि के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को की विशिष्ट मदों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं इसमें होती हैं। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की राशि मूल रूप से उपक्रम की आगम उत्पन्न करने वाली मुख्य क्रियाओं से उत्पन्न होती है। मतलब आगम उत्पन्न करने वाली जो उपक्रम है उसका रेवेन्यू जनरेट करने वाली जो एक्टिविटीज हैं, उससे कैश इनफ्लो इसमें उत्पन्न होता है। इसलिए परिचालन रोकड़ प्रवाह सामान्यतः उन घटनाओं और व्यवहारों का परिणाम है जो लाभ या हानि के निर्धारण में काम आते हैं। यानी लाभ और हानि का निर्धारण इन्हीं मदों के आधार पर होता है। परिचालन क्रियाओं से संबंधित रोकड़ प्रवाहों के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। माल के विक्रय और सेवा प्रदान करने से रोकड़ प्राप्त, अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन व अन्य आयगत नगद प्राप्तियां, माल एवं सेवाओं के पूर्तिकर्ताओं को नगद भुगतान की राशि, कर्मचारियों को और उनकी ओर से भुगतान की राशि, बीमा उपक्रम की स्थिति में प्रीमियम, दावों, वार्षिकी व अन्य लाभों के संबंध में प्राप्ति एवं भुगतान की राशि, आयकर का भुगतान व वापसी की राशि जब तक कि वे विशिष्ट वित्तीय या विनियोजन क्रियाओं से संबंधित न हो, भावी ठेकों, अग्रिम अनुबंधों एवं विकल्प अनुबंधों से संबंधित प्राप्ति और भुगतान की राशि बशर्ते उपक्रम ठेका व्यवसाय में संलग्न हो। कुछ ऐसे व्यवहार जैसे संयंत्र के विक्रय से लाभ, प्लांट को बेचने से जो प्रॉफिट या हानि होती है, जिसे शुद्ध लाभ या हानि के निर्धारण में सम्मिलित कर लिया जाता है, इनके रोकड़ प्रवाह को विनियोजन क्रियाओं से संबंधित रोकड़ प्रवाह में सम्मिलित किया जाता है। यानी कि प्लांट है, उसको अगर बेचते हैं, उससे लाभ या हानि होती है, तो उसको इन्वेस्टिंग जो एक्टिविटीज हैं उनमें शामिल करेंगे। यदि कोई उपक्रम व्यापारिक उद्देश्य से प्रतिभूतियां या ऋण को रखता है, तो ऐसी स्थिति में ये पुनर्विक्रय हेतु क्रय किए गए स्टॉक की बातें होती हैं, इन्वेंट्री की बातें होती हैं। इसलिए ऐसे व्यवहार से होने वाली रोकड़ प्रवाह परिचालन संबंधी रोकड़ प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार वित्तीय उपक्रम द्वारा दिए गए नगद साख ऋणों के परिचालन संबंधी क्रिया में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि उनका संबंध उपक्रम की आय उत्पादित करने वाली मुख्य क्रियाओं से होते हैं। यानी कि जो वित्तीय उपक्रम है, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज हैं, वो नगद साख है या ऋण देते हैं, तो ये उनकी मेन एक्टिविटी है, और मेन एक्टिविटी है इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में उसको शामिल करते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में भविष्य की आय या रोकड़ प्रवाह को उत्पन्न करने के लिए साधनों पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो पैसा विनियोजित किया जाता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसको इनमें शामिल किया जाता है और इनको पृथक से दिखाया जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के रूप में। इसमें मुख्यतः स्थायी संपत्ति, जिसमें अदृश्य संपत्तियों को भी शामिल करते हैं, को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाले भुगतान, शोध एवं विकास के पर जो पूंजीगत व्यय होता है, और जो स्वयं द्वारा निर्मित स्थायी संपत्ति है उसके भुगतान शामिल किए जाते हैं। यानी कि स्थायी संपत्ति अदृश्य संपत्तियों सहित जो खरीदने के लिए जो भुगतान किया जाता है,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, या किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल्फ जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार जो फिक्स एसेट्स हैं उनको सेल करने से जो अमाउंट रिसीव्ड होता है वो इंटेंजिबल एसेट्स सहित वो भी इसी में शामिल किया जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आउटफ्लो के रूप में वो शामिल होता है। इसके अलावा जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए यानी ट्रेड पर्पज से जो कैश और कैश इक्विवेलेंट से रखे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है शॉर्ट टर्म, उसको छोड़कर बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है अन्य कंपनियों के अंशों में, ऋण पत्रों में या संयुक्त साझ के रूप में, तो ऐसा भुगतान भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। यानी कि अन्य कंपनियों के अंशों में, ऋण पत्रों में, अधिपत्रों में संयुक्त साझ के हित के लिए रोकड़ का भुगतान, और ये कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के लिए जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है व्यापारिक उद्देश्य के लिए, उसको छोड़ते हुए उसको शामिल किया जाता है। इसके अलावा अन्य उपक्रमों के अंशों, ऋण पत्रों और संयुक्त साझ में हित के विक्रय से जो नगद प्राप्त राशि होती है वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल होती है। इसमें व्यापारिक उद्देश्य से रखे गए कैश इक्विवेलेंट्स की प्राप्ति को छोड़कर इनको शामिल किया जाता है। वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम के अतिरिक्त तृतीय पक्षकारों, थर्ड पार्टीज को दिए गए ऋण और अग्रिम जो हैं वो भी इसी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल किए जाते हैं। भविष्य में अनुबंधों, अग्रिम अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों, कॉन्ट्रैक्ट हैं जो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं, एडवांस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, विकल्प के कॉन्ट्रैक्ट हैं, या विनिमय एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके लिए किया गया कैश पेमेंट व्यापारिक उद्देश्य के अनुबंधों के भुगतान और वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत भुगतानों को छोड़कर वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शामिल किए जाते हैं। व्यापारिक उद्देश्यों के अनुबंधों से प्राप्तियां और वित्तीय क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत प्राप्तियों को छोड़कर भविष्य के अनुबंधों, अग्रिम अनुबंधों, विकल्प अनुबंधों और विनिमय अनुबंधों से रोकड़ प्राप्तियां भी इसी में शामिल किए जाते हैं। यानी रोकड़ प्राप्ति और रोकड़ भुगतान दोनों इसी में शामिल किए जाते हैं, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण एक्टिविटी है उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज होती हैं। जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं, इससे जो रोकड़ प्रवाहों का जो रोकड़ प्रवाह कैश इनफ्लोज जो होते हैं उनको अलग से प्रेजेंटेशन उनका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भी उपक्रम के पूंजी और ऋण प्रदान करने वालों को, किसी भी उपक्रम के लिए पूंजी यानी कैपिटल या डेट के रूप में जो पूंजी या डेट के रूप में जो सोर्स देते हैं, उनके रोकड़ प्रवाह के पूर्वानुमान में सहायक होता है, उनके फोरकास्टिंग में सहायक होता है। इसके जो उदाहरण हैं उसमें अंशों या इसी प्रकार की अन्य प्रतिभूतियों के निर्गमन से प्राप्त नकद राशि, यानी कि फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जो पूंजी का सोर्स है, अंश, ऋण पत्र, इनको शामिल करते हैं। तो इसमें पहली जो है अंश या इसी प्रकार की अन्य प्रतिभूतियां, कोई भी सिक्योरिटीज है शेयर्स के अलावा, उनके जो इश्यू करने से जो नगद की राशि प्राप्त होती है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में शामिल होती है। इसी प्रकार ऋण पत्र है, बॉन्ड्स हैं, नोट्स हैं, ऋण है, या अन्य अल्प या दीर्घकालीन ऋणों से प्राप्त नगद राशि। जो मालिकों के अलावा अंश या अन्य प्रतिभूतियां तो जो ओनर्स की इक्विटी का पार्ट होती हैं, इसके अलावा अगर ओनर्स के अलावा जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के जो लोन प्रोवाइडर्स हैं, शॉर्ट टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन के जो ऋण देने वाले लोग हैं, उनसे जो नगद राशि ऋण पत्र जारी करके या बॉन्ड जारी करके या नोट्स जारी करके जो भी अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो भी राशि प्राप्त होती है वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज का पार्ट है। इसके अलावा उधार ली गई राशियों का नगद में पुनर्भुगतान, मान लीजिए जो वो राशि उधार ली है, क्रेडिट पे ली है, उसका नगद में पुनर्भुगतान करते हैं, कैश में रिपेमेंट करते हैं, तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में शामिल होती है। ब्याज है, ब्याज का भुगतान करेंगे या लाभांश का भुगतान करेंगे। ऋण पत्रों पर तो ब्याज दिया जाएगा, ऋण जो लेंगे उस पर ब्याज दिया जाएगा, और जो ओनर्स इक्विटी है, चाहे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है चाहे इक्विटी शेयर कैपिटल है,
उस पर डिविडेंड का पेमेंट किया जाता है, वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में शामिल होता है। इसके अलावा बैंक अधिविकर्ष है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कैश क्रेडिट है, इनमें जो परिवर्तन होता है उसको भी इसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में शामिल किया जाता है। इस प्रकार कैश फ्लो की जो एक्टिविटीज़ है, कैश फ्लो का जो एनालिसिस किया अपन ने, जो क्लासिफिकेशन किया है, उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो व्यापार के संचालन यानी कि जो व्यापार की ऑपरेशन वाली एक्टिविटीज़ है, उनसे कैश कितनी जनरेट होती है या कितने उसमें यूटिलाइजेशन होता है। दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जिसमें व्यापार में भविष्य में लाभ कमाने के लिए या भविष्य में आय अर्जित करने के लिए या कैश इनफ्लो अर्जित करने के लिए जो पैसा विनियोजित किया जाता है, उनको उन एक्टिविटीज़ को अपन शामिल करते हैं। और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जो फाइनेंस बिजनेस के लिए जो फाइनेंस की व्यवस्था हुई है, चाहे कैपिटल के रूप में हो चाहे डेट के रूप में हो, उसको अपन शामिल करते हैं। इस प्रकार 3 पार्ट में बांटकर कैश इनफ्लो को 3 भागों में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल एक्टिविटीज। और तीनों के जो नेट इफेक्ट होगा वो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो नेट उस पीरियड का शो करेगा, जो हम आगे के वीडियोज में समझने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।